हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमायरा, योर लिटिल टीचर। कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सब अच्छे हैं। फ्रेंड्स, हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, प्लांट लाइफ। ठीक है, हमने कल टॉपिक पढ़ा था प्लांट लाइफ। तो आज हम उसकी थ्योरी रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि हम आज उसके एक्सरसाइज करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। इन पोटैटो न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम। सबसे पहले तो आपको लाइन की हिंदी पता होनी चाहिए, चाहे वो लाइन छोटी हो या फिर बड़ी, या फिर वो आसान हो उसका मीनिंग समझना, या फिर हार्ड। आपको लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इसमें कह रहा है कि जो पोटैटो होता है, इन पोटैटो न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम। पोटैटो में न्यू प्लांट ग्रो कहाँ से होता है? याद करो कल हमने क्या पढ़ा था कि पोटैटो स्टेम का पार्ट होता है और वो खुद एक स्टेम है, उसमें से बर्ड्स निकलेंगी, फिर पूरा प्लांट ग्रो होगा। तो फिर इसका आंसर होगा स्टेम। स्टेम, ठीक है। सेकेंड, द प्लांट इन विच ए न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट्स लीफ इज। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो लीफ से ग्रो करे। मतलब लीफ है, उसकी छोटी छोटी बर्ड्स निकलेंगी, फिर वो पूरा ग्रो होगा। तो सोचो ब्रायोफाइलम, ठीक है। थर्ड, द आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड इज कॉल्ड। सीड की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? याद करो, सबसे बाहर की लेयर होती है सीड कॉट, उसके अंदर सीड लीफ, जिसको हम कॉटलियोडान भी कहते हैं, और सबसे अंदर होता है एम्ब्रॉयड, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, बेबी रूट, बेबी शूट। तो आंसर है अपना सीड कॉट। फोर्थ, which of the following parts of the seed provides food to developing seedling? इनमें से कौन सा पार्ट सीडलिंग को ग्रो होने तक खाना देता है? क्योंकि अभी वो बड़ा तो हुआ नहीं है, उसकी लीव्स निकली नहीं है, उसमें उसमें क्लोरोफिल तो है नहीं कि वो खुद से खाना बनाए, तो तब तक उसे कॉटलियोडॉन खाना देता है। क्या? कॉटलियोडॉन। ओके। बाद में जब उसकी लीव्स ग्रो हो जाती हैं और फिर उसमें क्लोरोफिल भी आ जाएगा, फिर वो खुद का खाना तो बना ही सकता है, सनलाइट मिल जाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक रह गया था अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सा रबी क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है? हमने क्या पढ़ा था? जायद क्रॉप, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। जायद क्रॉप कब से लेकर कब तक होती है? मार्च से जुलाई तक, ठीक है। मार्च में उगाई जाती है, जुलाई में काट ली जाती है, ठीक है। फिर जो खरीफ क्रॉप होती है वो रेनी सीजन, मतलब वो जुलाई में उगाई जाती हैं, अक्टूबर में काट ली जाती हैं। फिर जो रबी क्रॉप होती है वो अक्टूबर में उगाई जाती हैं, मार्च में काट ली जाती हैं, जो अभी काट ली जा रही हैं, ठीक है। इसमें पूछा है रबी क्रॉप नहीं है। आप लाइन को अच्छे से पढ़ो, इसमें ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट को टिक कर देंगे, पर नहीं, इसने पूछा है इनमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है। कई बच्चे नोट को भूल जाएंगे, यहाँ पे नोट लिखा, भाई ये कहाँ गया, इसको बेरोजगार कर दिया, लाइन से ही निकाल दिया, ये भी तो है, इसका भी तो मीनिंग निकालो। रबी क्रॉप कौन सी नहीं है? राइस नहीं है, ओके। ये खरीफ की है, ये खरीफ क्रॉप में उगाई जाती है।
choose and tick the correct options as there may be more than one. ये जो S है ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसमें जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें इतने सारे, इनमें से एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, इसलिए S लगाया गया। ठीक है, इनमें से हमें वो चूज करना है जो करेक्ट होगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो इनटू ए हर्ब सैपलिंग सीडलिंग। याद करो, सबसे पहले सीडलिंग होता है, फिर वो सैपलिंग में चेंज होता है। तो यहाँ पर सीडलिंग है तो हम इसे टिक करेंगे। हर्ब तो होगा नहीं, और सीडलिंग के बाद ही तो सैपलिंग में चेंज होगा, इसलिए सबसे पहले अपना सीडलिंग। सेकेंड, जिंजर गार्लिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टैम। अब देखो, ये जो जिंजर एंड गार्लिक होता है ना, दोनों ही स्टैम है, मॉडिफाइड स्टैम है दोनों, तो दोनों ही अपने आंसर होंगे। देखो इसमें दो आंसर है ना, इसलिए इनमें लिखा था देयर में बी मोर देन वन। ओके, अब मिल भी गए। अब आगे वालों में देखते हैं, दो मिलते हैं या फिर तीन, पता नहीं। कोकोनट इज डिस्पर्स्ड बाय विंड वाटर एनिमल। अब देखो, इसका दिमाग आप एक चीज से लगा सकते हो कि कोकोनट कोस्टल एरिया के पास उगते हैं ना, वहां पे सी होता है, तो एक वो टूटेंगे, पानी से फ्लोट होके दूसरी साइड आ जाएंगे। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वाटर से। और वो अभी कई बच्चे शायद भूल गए होंगे कि वो फ्लोट कैसे होके आए, कैसे, वो तो भारी था। उसमें जो फर होते हैं ना, आपने काटते हुए देखा होगा नारियल, उसमें जो फर होता है वो नारियल को उसका वेट हल्का बना देता है उसे, ठीक है, जिससे वो फ्लोट होके आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब है वाटर। फोर्थ, वेजिटेबल्स लाइक पम्पकिन्स, कॉलीफ्लावर्स, ब्रिंजल, लेडी फिंगर्स डू नॉट ग्रो इन समर सीजन। इनमें से कौन सी वेजिटेबल समर में ग्रो होती नहीं है? ठीक है, कॉलीफ्लावर ग्रो नहीं होती। देखो, पंपकिन आती है, ब्रिंजल्स भी आती हैं, लेडीज फिंगर अभी आ रखी है, लेडीज फिंगर, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन लेडीज फिंगर तो आ रखी है। और लेकिन जो ये कॉलीफ्लावर होती है, ये विंटर वेजिटेबल है, ये समर में नहीं आती। तो आंसर है अपना कॉलीफ्लावर। फिफ्थ, राइस व्हीट क्रॉप नीड लोमी सॉइल टू ग्रो वेल। अब देखो, याद करो, किसमें सबसे ज्यादा लोमी सॉइल किसमें पाई जाती है? तो लोमी सॉइल में सबसे पहले तो याद करो कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? व्हीट उगती हैं, और सबसे ज्यादा किन में उगेगी? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, वहां पे इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोमी सॉइल होती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा व्हीट होंगे, व्हीट की क्रॉप्स होंगी। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमें T लगाना है, फॉल्स होगी तो F। स्टार्ट करते हैं। ऑल प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। नहीं, सभी प्लांट्स सीड से नहीं उगते हैं, लीफ से भी उगता है, स्टेम से भी उगता है, और रूट से भी उगता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सीड से ही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉल्स। स्वीट पोटैटो ग्रोस थ्रू स्टेम कटिंग। नहीं, स्वीट पोटैटो स्टेम के कट होने से नहीं उगता है, वो एक रूट है, उसकी रूट ग्रो होगी, फिर बर्ड्स ग्रो होंगे, फिर पूरा प्लांट। तो ये भी गलत हो गया। सीड लीव्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एम्ब्रॉय। नहीं, सीड लीव्स के अंदर एम्ब्रॉय होता है। सीड लीव्स दो टाइप्स की होती हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट। डाइकॉट जिसमें दो सीड लीव्स हों, सीड नहीं, सीड लीव्स हों, और मोनोकॉट जिसमें एक सीड लीव। ठीक है, तो फिर ये हो गया
false. Insecticides, insecticides and pesticides are sprayed after crops harvesting. वाह, क्या बेवकूफी वाली बात करिए। जब हार्वेस्ट ही करेंगे तो क्या खाली खेत में डालोगे? नहीं, हाँ खाली खेत में डालेंगे जो बेवकूफ होंगे वो। हार्वेस्ट होने से पहले हमें हार्वेस्ट होने से पहले हम पेस्टिसाइड डालते हैं। मैं एक बार दोबारा याद दिलवा देती हूँ वो सारे। सबसे पहले प्लॉइंग, जो मिट्टी को उलट पुलट कर देगी, ठीक है। फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैं दोबारा मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस बता देती हूँ, वो दोनों सेम नहीं होता है। मैन्योर नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर जो आर्टिफिशियल होता है, केमिकल से बनाया जाता है, क्योंकि मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते इसलिए। थर्ड होता है सॉइंग, मतलब वो सीड्स फैला देना, या हाथ से या फिर मशीन से, ठीक है, तो उसे सॉइंग कहेंगे। फिर इरिगेशन, मतलब पानी डालना, ठीक है। फिर होगी पेस्टिसाइड, क्योंकि पेड़ उगेंगे, क्रॉप्स उगेंगी तो उसके साइड ना वीड्स उग जाता है, ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होता है। इसमें मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी, उसके लिए सॉरी। मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, मन से निकल रहा है कुछ और ही, ठीक है, तो इसको प्लीज जज मत करना, ठीक है। फिर होगा पेस्टिसाइड, क्योंकि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मारने के लिए और इंसेक्ट्स को मारने के लिए। फिर हार्वेस्ट कर देंगे और फिर एक अच्छे रूम में स्टोर कर देंगे। अच्छे मतलब वो नहीं कि वो अच्छे से डेकोरेट कर रखा हो, मतलब वो नहीं, उसमें विट्स ना हो, मतलब अनवांटेड प्लांट्स ना हो जो उनके न्यूट्रिएंट्स ना खा जाए, मॉइस्चर ना हो और इंसेक्ट्स ना हो उस रूम में, ठीक है। तो फिर ये तो गलत हो गया, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद थोड़ी ना करेंगे। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। यस, यह भी मैंने बताया था, ये सही बात है। 8th, मैच द फॉलोइंग। सीड्स, फ्रूट, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, मतलब जिनसे वो बिखरते हैं। डिस्पर्सल मतलब बिखराव, ठीक है। लोटस पानी में होता है, ठीक है, तो पानी से ही वो होगा, तो फिर इसका एजेंट वाटर। ज़ैंथियम, लोटस को वाटर से मैं मिला देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। ज़ैंथियम एनिमल, हाँ ज़ैंथियम एनिमल से। इसके साथ कुछ और भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। टाइगर नेल, ओके, और भी होते हैं, 2 ही नहीं होते। मर्डर होगा विंड से, ओके। और पीस एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोजन मतलब फट जाते हैं, जैसे लेडी फिंगर मतलब ओकरा और भिंडी, ये तीनों वर्ड सेम होते हैं। ओकरा भी लेडी फिंगर को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार कि पक जाती है जब लेडी फिंगर, तब वो खुल जाती है और उसके सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं। ऐसे पीस में भी होता है। पीस का जो मैंने भी देखा है, जब वो पूरे पक जाते हैं फिर वो खुल के उसके सीड्स इधर उधर फैल जाते हैं, जिससे और भी पीस के प्लांट ग्रो हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग भी अपना हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स। A seed needs sufficient amount of, मतलब एक सीड को प्लांट बनने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर, एयर और गुड टेम्परेचर।
ये गुड टेम्परेचर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, गुड टेम्परेचर लिखा था मैंने यहाँ पे। द प्रोसेस सेकेंड, एन एम्ब्रॉय कंसिस्ट ऑफ, मतलब एम्ब्रॉय के कितने पार्ट्स होते हैं? बेबी रूट, बेबी शू, बेबी रूट और बेबी शू। ठीक है। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग of a seed into a small plant is called germination. कितनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है रे, हाथ दुखने लग गया। The seeds of cotton and hippies plants are dispersed by, वो हल्की होती हैं तो वो हवा से उसकी सीड्स इधर उधर फैल जाते हैं, so by wind. Blank and blank are oil producing crops, मतलब दो ऐसी क्रॉप्स बताओ जो जिनसे ऑयल बनाया जा सके। सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। मम्मी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को के हमें आंसर देने। फर्स्ट, define the following definitions. Reproduction, the process of producing young ones same kind of them, मतलब जैसे ह्यूमन है तो वो ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेंगे, फिश है फिश प्रोड्यूस करेंगी, आम का पेड़ है आम ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। एग्रीकल्चर, सेम टाइप का पौधा। सेम टाइप का पौधा एक एरिया में लगाना। सेम काइंड ऑफ क्रॉप्स इन ए लार्ज स्केल फॉर ए कमर्शियल। ठीक है। बीच में मैं कभी हिंदी में याद आ रहा है कभी इंग्लिश में याद आ रहा है, मेरे को खुद को गड़बड़ा गई हूँ मैं। सेकेंड, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ सीड? सीड के कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? ठीक है। सबसे पहला सीड कॉर्ड, उसके बाद सीडलिंग जिसका दूसरा नाम होता है कॉटलियोडॉन, उसके बाद एम्ब्रॉय। थर्ड, व्हाट इज जर्मिनेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। नेम 3 कंडीशंस needed फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेट होने के लिए कौन सी 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं? एयर, वाटर, गुड टेम्परेचर। और हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, इतनी बात को पढ़ेंगे, इतने को छोड़ देंगे, ये कहाँ गया, इसका भी तो आंसर देना है। इसकी वजह से बच्चों के आधे नंबर तो पेपर में इन क्वेश्चंस की वजह से ही छूट गए, और वो इन क्वेश्चंस की भी गलती नहीं, उन बच्चों की है। इतना पढ़ेंगे, इतना छोड़ देंगे, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, मैंने भी करा हुआ है। फोर्थ, नेम द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। किन किन तरीकों से हम सीड फैला सकते हैं? बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से भी, मतलब जैसे बीज है वो फट गए तो उसके सीड्स इधर उधर फैल जाएंगे। लेडी फिंगर फट गई पककर, उसके भी सीड्स इधर उधर फैल जाएंगे, एक्सप्लोजन भी आएगा इसमें। लॉन्ग आंसर टाइप, व्हाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड नेसेसरी? अगर सीड्स का फैलना जरूरी क्यों होता है?
पता है, मैं खुद के बचपन से रिलेटेड बताती हूँ। मैं सोचती थी अब हमने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया तो इसमें मैं सारे सीड्स डाल देती हूँ ना, अच्छा लगेगा बड़े, जब ये सारे सीड्स उग जाएंगे एक बुके टाइप बन जाएगा, कोई इधर से निकल रहा होगा, कोई इधर से, कोई आगे से निकल रहा है, कोई पीछे से निकल रहा है, बीच में से ऐसे बुके टाइप बन जाएगा। तब मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब मैं बड़ी होती गई तब मेरे को बताया मम्मी ने कि अगर मैं एक हॉल में ही सारे सीड्स डाल लूंगी तो उनमें कंपटीशन हो जाएगा, उनको ढंग से सनलाइट नहीं मिलेगी, उनमें कंपटीशन हो जाएगा उगने का, और फिर स्पेस नहीं मिलेगा उन्हें उगने के लिए, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एयर नहीं मिलेगी अच्छे से। लेकिन क्या मेरे को जरूर बताना मेरे को कि किस किस ने बचपन में सोचा हुआ है। मैं हमेशा से ही सोचती थी कि एक जगह पे डाल देती हूँ ना, इतने बड़े हमने गड्ढे करे, फिर क्या मतलब इतना बड़ा गड्ढा करने का। इसलिए हमें एक हॉल में एक ही सीड डालना चाहिए, नहीं तो उनमें कंपटीशन हो जाएगा। दूर दूर फैला देना चाहिए, जैसे यहाँ पर कई सारे सीड्स रखे हैं तो यहाँ पे फैला दो, यहाँ पे फैला दो, यहाँ पे फैला दो, यहाँ पे, तो उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है, एक जगह पे नहीं रखने हैं, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिले, एयर अच्छे से मिले, वाटर अच्छे से मिले, स्पेस अच्छे से मिले, सनलाइट अच्छे से मिले। 6th, describe the various methods of seed dispersal. सीड्स किन किन तरीकों से फैलाए जा सकते हैं। सबसे पहला, या तो आप हाथ से फैलाओ, या फिर एक शायद मशीन आती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हाँ ट्रैक्टर में मशीन जोड़ के उससे फैलाओ। मेरे को पता है मशीन से फैलाओगे, नियत होती नहीं हम बच्चों की, इसलिए। या फिर टूटी खोल दो, टैप खोल दो और उसके नीचे सारे सीड्स रख दो, पानी फ्लोट होगा, सीड्स भी उसके साथ इधर उधर फैलते जाएंगे, ठीक है। 7th, what are the differences between खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ जो मम्मा करूं, बता रहा हूँ। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो तो जुलाई में उगाते हैं, अक्टूबर में काट देते हैं, लेकिन जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनको हम अक्टूबर में उगाएंगे, मार्च में काट देंगे, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स के एग्जांपल तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। रेनी सीजन होता है कि खरीफ में होता है रेनी सीजन, तो उसके 2 एग्जांपल आप बड़ी आसानी ट्रिक से याद रख सकते हो। रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में आप क्या खाते हो, भुट्टे खाते हो, मैज़े खाते हो, तो मेज़ तो आपका एक एग्जांपल हो गया। और उस दिन और रेनी सीजन होता है तो ज़्यादा बरसात होती है, ज़्यादा रेन होती है, तो राइस बनाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो आप राइस भी याद रख सकते हो, ठीक है। और रबी क्रॉप्स अक्टूबर में उगाई जाएंगी और मार्च में काट ली जाती हैं। एग्जाम्पल, व्हीट, पीस एंड मस्टर्ड, ओके। 8th, write few points of obtaining a good and healthy crop. एक गुड और हेल्दी क्रॉप कैसे उगाएं। प्लोइंग मतलब सबसे पहले तो आपको खेत को उल्ट पुल्ट करना है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सॉइल में कौन से क्रॉप उगेंगी। कभी ये हो रहा है कि लोमे में कौन सी उगा रहे हो, उसमें वीट उगने चाहिए तो कोई और उगा रहे हो, अनियन उगा रहे हो, ये नहीं। आपको सोइल के बारे में पता होना चाहिए, उसके सीजन के बारे में पता होना चाहिए,
और ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से सीजन में उगती हैं, कौन से क्लाइमेट में उगती है, कौन सी सॉइल में उगती है, तो जिससे आप अपनी अच्छी फसल उगा सकते हो। मैन्योर डालनी चाहिए, फर्टिलाइजर डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, पेस्टिसाइड डालनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मामा मैं बंद कर दूंगा।